Okay, welcome. Welcome to all of you. Welcome in our new book reading workshop. The new book is Theory of Suppression. The part 1, Theory of Suppression. So, what is the mind behind this book? What is the cause of this book? तो सर ने ये बुक क्यों लिखा? तो आप अगर इसका प्रीफेस पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें सर ने लिखा है कि ये बुक लिखने का मेन एम सर का ये था कि सर ने जो प्रैक्टिस किए, नियर अबाउट 30 इयर्स सर ने प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे। तो सर ने 30 इयर्स तक एलोपैथिक प्रैक्टिस किए। उसके बाद सर को ऐसा लगा कि जैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, सर बोर हो गए थे एलोपैथिक से, क्योंकि वही पेशेंट वही सिम्टम्स लेके आते थे। तो सर ने सोचा कि एलोपैथी करते हैं। फिर एलोपैथी स्टार्ट करने होम्योपैथी स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग में सर ने कुछ रिपीटेशंस, मल्टी मेडिसिन प्रैक्टिस किए, लाइक थेरापेटिक। सो वो स्टार्ट करने के बाद कुछ दिन तक अच्छे रिजल्ट आते थे, फिर वापस वही कंडीशन हो जाती थी। और कोई पेशेंट में इतने अच्छे रिजल्ट आ जाते थे, फिर वो रिजल्ट है कि और कुछ है, समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे सर ने पढ़ाई स्टार्ट की, तो उसमें समझ में आ रहा था, केसेस रिपीट आ रहे थे, कुछ केसेस वर्स होके आ रहे थे, डिटेरेट होके आ रहे थे। तो सर ने फिर उसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद सर को पता चला कि इसमें तो सपरेशन हो रहा है। फिर सर ने एक एक केस वापस रिवाइज की, वापस उसका स्टडी किया, और उसमें देखा कि सपरेशन किस टाइप से हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर पता चला कि इस टाइप से सपरेशन होता है। फिर सर ने और स्टडी करके, एम्ब्रियोलॉजी का स्टडी करके, क्रोनोलॉजी, जेनेटिक्स का स्टडी करके, फिर सर ने ये बुक लिखने का ठान लिया। फिर इस बुक में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बॉडी को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है इन द ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में हर पार्ट को सर ने लेयर वाइज अरेंज किया। मोस्टली 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और उस लेयर के टिश्यू से ही पूरे बॉडी डेवलप होती है। तो फिर उसे किस किस लेयर में कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे, किस टाइप से होगा, इस तरह से जैसे हमने एम्ब्रियोलॉजी की बुक में, मॉडर्न साइंस की बुक में पढ़ा है, उसी तरह से सर ने फिर उसका 7 लेयर्स चार्ट बनाया। फिर सेपरेशन किस टाइप से होगा, फिर फर्स्ट लेयर एक्टोडर्म, देन एंडोडर्म, मेसोडर्म, कनेक्टिव टिश्यू, ऑर्गन्स, एंडोक्राइन, देन सेल्स। तो इस टाइप से सर ने उसे डिवाइड किया। फिर अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स, अकॉर्डिंग टू लेयर, उसके डिजीजेस सर ने अरेंज किए। फिर अकॉर्डिंग टू माइजम डिजीजेस अरेंज किए, और इस तरह से सेपरेशन चार्ट रेडी हो गया। तो इसी का इंट्रोडक्शन में सब सर ने मेंशन किया है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फिर सर ने इसमें ये भी लिखा है कि कैसे कैसे सर को डिफिकल्टीज गए बुक लिखने में, क्या क्या हुआ, क्या क्या फेस करना पड़ा, सब इसमें आएगा।
तो जो फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ सपरेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, तो सर ने इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए, केसेस दिए हैं कि किस तरह से सपरेशन होता है और कैसे उसे समझना चाहिए, किस तरह से सपरेशन हमारे अननोइंगली हो जाता है। कितनी भी वेल सिलेक्टेड रेमेडी हो, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा भी गलत होता है, रॉन्ग होता है, तो सपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यही इसमें फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर हम रीड करेंगे। तो आज से हमारा ये सपरेशन, थ्योरी ऑफ सपरेशन का बुक स्टार्ट हो गया है। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं हम डे बाय डे पूरे चैप्टर्स रीड करेंगे। बीच में मैं कुछ केसेस भी दिखाऊंगा कि सपरेशन किस टाइप से होता है, कैसे सपरेशन होता है, सपरेशन समझ में आने के बाद उसको कैसे निकालना है। तो मैं कुछ केसेस भी इसमें आपको दिखाऊंगा, ऑडियो वीडियो केसेस हम स्टडी करेंगे। ओके, और सर ने भी, सर के जो भी फेलियर्स केसेस थे जिसमें से सर ने सीखा सपरेशन क्या है, सर ने भी यहाँ पे वो केसेस डिस्कस किए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, थ्योरी ऑफ सपरेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। सो इन द वर्ड होम्योपैथी, in the world of homeopathy, every homeopath seems to be claiming excellent results, be it with 4 to 5 medicines at a time, with multiple repetitions in a day, or single medicine, single dose. Yes. तो ये कोई मोनोपोली नहीं है कि जो मल्टीपल मेडिसिन ड्रग्स प्रैक्टिस करते हैं उनकी वजह से ही सपरेशन होता है, ऐसा नहीं है। सपरेशन सिंगल मेडिसिन से भी होता है, सिंगल डोज से भी होता है। यस, आप कितनी भी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन दो, लेकिन थोड़ी सी भी अगर गलती वहां पे होती है तो वहां सपरेशन हो सकता है, क्योंकि दैट मेडिसिन विल बी पार्सल सिनेमा। तो इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा कि मेरे स्टार्टिंग के डेज में ही, जैसे हम प्रोडक्टिव होम्योपैथी का वर्कशॉप करके आए महाबलेश्वर से 8 दिन का, उसके बाद मेरे पास एक एटोपिक डर्मेटाइटिस की केस है। ओल्ड एज का पेशेंट था, और उस पेशेंट को वो जो डर्मेटाइटिस था, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सिंस 20 इयर्स उसके आन पे वो डर्मेटाइटिस था। पूरे पेशेंट तो परेशान था ही, और उसके रिलेटिव उससे भी ज्यादा परेशान थे। पेशेंट आया, मैंने पेशेंट की हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट की मेडिसिन निकली, और पेशेंट की मेडिसिन थी एपिस्मेल। फिर एपिस्मेल 200 का एक सिंगल डोज पेशेंट को दिया। 15 दिन बाद बुलाया। 15 दिन बाद जो पेशेंट आया, जो सिर से लेके तो पैर तक उनके आंख पे जो इरप्शंस थे, और इरप्शंस इतने डर्टी इरप्शंस थे, उसमें से पस आता था, फाउल स्मेलिंग और पीलिंग ऑफ स्किन, इतने बड़े बड़े स्कैब्स थे। वो इरप्शंस ऑल ओवर बॉडी उसके थे, जिसकी वजह से क्रैक्स आते थे। पेशेंट मतलब ऐसे स्किन में इतना पेन होता था, ब्लीडिंग होता था बिकॉज ऑफ क्रैक्स, ईचिंग सीवियर था। उसकी वजह से पेशेंट एकदम लीन थी, इन एपेटाइट, नो एपेटाइट, देन नो स्लीप, बहुत परेशान, रेस्टलेस, एंग्जियस पेशेंट था। पेशेंट को एपिस्मेल 200 देने के बाद 15 दिन बाद जब पेशेंट फॉलोअप में आया, तो पेशेंट की इरप्शंस एकदम 50% कम हो गए। अब वो डाउनवर्ड, पहले फेस पे के 4-5 दिन में ही फेस पे के इरप्शंस गए, फिर बॉडी के, फिर लेग्स के, और धीरे धीरे 1-2-2.5 महीने में पूरे इरप्शंस अबो डाउनवर्ड पेशेंट के चले गए। बहुत पेशेंट खुश था कि इतने अच्छे इरप्शंस गए, और मैं इसलिए खुश था कि इरप्शन जो गए वो अबो डाउनवर्ड गए, मतलब हेरिंग्स लॉ वहां फॉलो हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि ये अबो डाउनवर्ड गए, मतलब हेरिंग्स लॉ फॉलो हुआ। फिर जब
पेशेंट 15 दिन बाद आया तो उसका 50% गया है, फिर वापस 1 महीने बाद बुलाया तो उसका बहुत सारा 75% उसकी इरप्शन चले गए, फिर 1.5 महीने 2 महीने हो गए। लेकिन हर फॉलोअप में पेशेंट की एक ही कंप्लेंट थी कि मेरी भूख क्यों नहीं बढ़ रही, एपेटाइट क्यों नहीं इंक्रीज हो रही। और मुझे भी ये सवाल परेशान करता था, व्हाई एपेटाइट नॉट गेट स्टिमुलेटेड। पेशेंट की इरप्शंस गए, सब खुश है, पेशेंट अच्छा है, लेकिन एपेटाइट क्यों नहीं बढ़ रही। फिर माइंड में ऐसा आया कि पेशेंट ने इतने 20 साल तक स्टेरॉइड खाए हैं, हो सकता है उस वजह से एपेटाइट नहीं बढ़ रही। तो एक एलोपैथ का भी मैंने उसमें ओपिनियन लिया, तो वो भी बोले कि हो सकता, बोले बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड, बहुत स्टेरॉइड खाने की वजह से विड्रॉल सिम्टम हो सकता है, एपेटाइट नहीं बढ़ रही। लेकिन इतना फाउल स्मेलिंग वो पेशेंट का था, वो पूरा क्लियर हो गया, पेशेंट की स्किन एकदम नॉर्मल हो गई, और एपेटाइट नो एपेटाइट, एपेटाइट नेवर इंक्रीज। फिर एक 3-4 महीने बाद पेशेंट ने ट्रीटमेंट में स्टॉप कर दिया, क्योंकि कोई कंप्लेंट ही नहीं थी, पेशेंट पूरा ओके, पूरे रिश्तेदार खुश। और मतलब रिश्तेदार इसलिए खुश थे कि पेशेंट को ओनली एक लड़की थी और वो शादीशुदा थी, और पेशेंट उसके लड़की के यहाँ रहता था, तो उसका दामाद, उसके पोते, लड़की सब खुश थे। उन्होंने कितने सारे पेशेंट मेरे पास भेजे स्किन डिजीज के। फिर अचानक एक दिन नियर अबाउट आफ्टर 6 मंथ पेशेंट के डॉटर इन लॉ का फोन आया, जावाई का, रात को करीब 11, 11:30 बजे, कि डॉक्टर साहब उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा, और सीवियर नॉसिया, वोमिटिंग, और 2 दिन से बोले यूरिन पास नहीं। तो पेशेंट बाहर गांव का होने की वजह से मैंने उनको बोला कि आप वहीं पे कहीं एक आधा हॉस्पिटल में दिखा दो आप। तो फिर वो वहीं उनके गांव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद उनकी वहाँ पे यूएसजी हुई, और यूएसजी का रिपोर्ट आया कि एक्यूट रीनल फेलियर। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा और उनको बोला कि वहीं रखो, तो कल देखो कैसी कंडीशन है, तो फिर लेके आना पेशेंट। ठीक है बोले। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने उनको फोन किया कि क्या कंडीशन है, नियर अबाउट 11:30, 12 बजे मैंने कॉल किया कि कैसा है, पेशेंट सेटल हुआ नहीं हुआ। क्योंकि रात भरे में मुझे तो नींद आई नहीं, क्योंकि इतना अच्छा पेशेंट अच्छा होने के बाद ऑल ऑफ सडन पेशेंट रिनल फेलियर में क्यों गया, कैसे क्या गया, ये हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। तो उस वक्त मैंने ये सपरेशन का बुक वापस लिया, पढ़ा, बाद में समझ में आया कि इट इज अ क्लियरली सेपरेशन। जब मैंने उन्हें फोन किया, और बहुत ही मतलब इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये सुनने को मिलेगा कि पेशेंट की 10:30 बजे ही डेथ हो गई सुबह। दिस इज कॉल्ड डेडली सेपरेशन। तो इतना बैड, इतना स्ट्रॉन्ग सेपरेशन होम्योपैथी से हो सकता है, if your medicine will be
तो हर बार जब भी आप मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में क्रॉस हिस्ट्री भी लेते हैं, तो हर चीज समझ के हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ये सिम्टम्स लिए, क्यों जो सिम्टम्स लिए वो किस बेस पे सिलेक्ट किए, हर चीज समझ में आनी ही चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, हमारे आइडियाज, हमारे कंसेप्ट सब क्लियर होने चाहिए। तो ये स्टार्टिंग के डेज की मेरी केस थी, जिसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि सप्रेशन कैसा होता है। जब हम खुद अपने आंखों से देखते हैं ना, अपन अपने पेशेंट में ये एक्सपीरियंस करते हैं, तब आंखें एकदम खुल जाती है कि ये सप्रेशन किस टाइप का, इतना स्ट्रॉन्ग सप्रेशन हो सकता है। यस, तो अगर सप्रेशन से बचना है तो आपको प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एनालिसिस एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स अकॉर्डिंग टू माइज्म होना चाहिए। देन जब हम रेमेडी सिलेक्ट करते हैं तो एक बार नहीं 4 बार उस पर सोचिए कि ये मेडिसिन क्यों। यस, तो इस तरह से सेपरेशन होता है। Be it with 4 to 5 medicines at a time with multiple repetitions in a day or a single medicine single dose. There are scores of homeopaths, both non-qualified and qualified. Yes, unfortunate. Qualified and non-qualified. So qualified, that means जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं with 4 years, 5 years, 6 years education लेने के बाद भी, और जो नॉन क्वालिफाइड दैट मीन्स जो लोग नॉन मेडिको है लेकिन बुक्स पढ़ के होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। We have been making diseases and symptoms disappearing in a patient oblivious of what happened next. All the same, they all seem to vouch for their results. Now the $1,000,000 question is, what is a result? Let us assess the following case. Yes, सर ने इंट्रोडक्शन में दिया कि सेपरेशन सभी से होता है, जो क्वालिफाइड है ना, वेल एजुकेटेड होम्योपैथ्स है या फिर नॉन एजुकेटेड, जो मोस्टली टीचर्स लोग बुक्स पढ़ के किसी को भी मेडिसिन देते हैं। बहुत से एलोपैथ्स है जो होम्योपैथी के कुछ बुक्स पढ़ लिए और एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी भी देते हैं। कुछ बीएमएस डॉक्टर्स है जो एलोपैथी भी करते हैं, आयुर्वेदिक भी करते हैं और होम्योपैथी भी करते हैं। दीज आर नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स। यस, सो मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया, आपको बताया, उस पर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एक मिनट में आप सवाल जवाब लेंगे। कल की भी जो केस मैंने दिखाया था उसमें भी स्टार्टिंग में सेपरेशन हुआ था बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। कल नियर अबाउट 70 डेलीगेट्स थे, 70 पार्टिसिपेंट्स थे कल हमारे इस प्रेजेंटेशन में। लेकिन बहुत से लोग आते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो कभी ना वीडियो ऑन करते, ना कुछ शेयरिंग करते, ना कुछ पूछते, ना कुछ बताते। अगर आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो उसमें बहुत इफेक्ट आता है प्रेजेंटेशन में, बात करने में, एक्सप्लेनेशंस देने, क्योंकि सामने अगर कोई दिखता है तो और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन आप लोग वीडियो ऑन ही नहीं करते, चुपचाप सुनते हैं, फुल इंटरेस्ट से सुनते ही कि नहीं सुनते पता नहीं। यस, सो अगर आप लोग वीडियो ऑन रखते हैं तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता है, आइडियाज और भी ओपन्स होते हैं। यस,
तो किसी को कुछ पूछना है? सर जे सप्रेशन झालं ते स्टेरॉइड्स मुळे पण असू शकते ना? नो जे त्यांनी बिफोर यूज केलेलं होतं. नो नो नो. स्टेरॉइड मुळे झालं असतं तर 20 वर्षापासून केस होती ती ॲलोपॅथ जवळ, तेव्हाच झालं असतं. पण स्टेरॉइड मुळे पेशंट रिनल फेल्युअर मध्ये नाही गेला ना. आपलं मेडिसिन सुरू केल्यानंतर पेशंट 6 महिने ओके होता, नो कंप्लेंट एट ऑल. ओनली एक ही कंप्लेंट थी जो एपेटाइट इंप्रूव नहीं हो रही, एंड दैट इज श्योर शॉट और श्योर शॉर्ट साइन ऑफ पार्शियल सिमिलियम मेडिसिन. यस सर, कल के केस में, हेलो. हाँ सर बोलिए. हाँ, कल का केस में जो उनका जो फिर व्हाट अबाउट डायबिटिक एंटीबायोटिक्स वो सब बंद किया था कि हाउ इट वाज? जब पेशेंट मेरे पास आया तब उसे कोई मेडिसिन मैंने कंटिन्यू नहीं रखा, टोटल स्टॉप, क्योंकि पेशेंट वहां से डिस्चार्ज लेके आया था तो वहीं पे सब छोड़ के आया था. नो एनी ड्रग, एलोपैथिक ड्रग. सर, शुगर मॉनिटरिंग वगैरह कुछ करना पड़ा आप लोगों को? पेशेंट को शुगर इतना नहीं था, शुगर था ही नहीं बेसिकली उसको. He was non-diabetic. ओके सर. Yes. ओके. और कोई? सर पार्शियल सिमिलिमम होतं म्हणून सप्रेशन झालं, पण जर टोटलच रॉंग रेमेडी सपोज आपण सिलेक्ट केलेली असेल मग? रॉंग मेडिसिन सप्रेशन खूप कमी होईल, परंतु पार्शियल सिमिलिममनी मोस्ट चान्सेस असतात सप्रेशन होण्याचे. ओके. सध्या आपण जेव्हा काही पेशंट मध्ये 1-2 मेडिसिन देतात करते ना, लाईक अशामध्ये कसं सप्रेशन or we change medicines also some patients, because Yes. on that so much severe level we cannot see the patient all the times. तर जे मल्टिपल मेडिसिन्स प्रॅक्टिस करतात मोस्टली ते बघा की जे प्रॅक्टिस करतात ते अप टू 3 लेयर्स, अप टू 4 लेयर्स जे डिझिजेस मध्येच प्रॅक्टिस करतात मोस्टली. आणि असे केसेस आल्या तर अशा केसेस मध्ये त्यांनी दिलंही 2-3 मेडिसिन ऍट ए टाइम तरी एवढं सिव्हिअर ऍग्रेवेशन नाही होणार किंवा एवढं सिव्हिअर सपरेशन नाही होणार जेवढं सिंगल मेडिसिननी होऊ शकते. बिकॉज हे मी स्वतः पाहिलेलं आहे म्हणून. बाकी मी ते केलेलं नाहीये त्यामुळे मला त्याच्या बाबतीत जास्त माहिती नाही की त्या केसेस मध्ये. यस. परंतु मी जे बघितलं, मी ज्या केसेस मल्टिपल मेडिसिनच्या पण काही केसेस बघितल्या आहेत, काही माझे फ्रेंड्सच काही जे करतात प्रॅक्टिस, परंतु मी कधी ऐकलं नाही त्यांच्याकडूनही की एवढं सिव्हिअर सपरेशन त्यांनी बघितले म्हणून. And even we are not aware of suppression because we are not giving single medicine, right? Yes, होतही असतील. सपोज एखादा आर्थरायटिसचा पेशंट असेल, त्याला कंटिन्युअस मेडिकेशन केल्यामुळे तो होऊ शकते एखादा पेशंट रिनल फेल्युअर मध्ये गेलाही असेल. पण एवढं ऑल ऑफ सडन होणे की म्हणजे सडन पेन स्टार्ट झाले इन वन नाईट ऍट द मॉर्निंग पेशंट डाईड. दिस इज व्हेरी सिव्हिअर, व्हायलंट. यस. वो मतलब देखो कि ठीक है कि पेशेंट को ये चीजें समझती नहीं है, लोगों को इन बातों इन चीजों से कोई नॉलेज नहीं होता है इन चीजों का. तो पेशेंट का रिलेटिव मेरे पास आया उसके 8 दिन बाद डेथ होने के. वो मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई ये क्यों आए. अंदर से तो डर लग रहा था कि ये क्यों आए.
लेकिन जब वो आए तो इतने खुश होके आए। वो एक्चुअली उसकी मिसेज भी आई, मतलब पेशेंट की लड़की और वो जावाई दोनों आए, और आते बराबर पैर पड़े। मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा, मैंने बोला है क्या चीज क्या हो रहा है ये? तो बोले, डॉक्टर साहब बोले हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपकी वजह से बोले हमारे पेशेंट की इतनी अच्छी डेथ हुई। ओह माय गॉड मैंने बोला कैसे? बोले सर, बोले आपने देखा, बोले आपके पास उनके फोटो है। मैंने एक्चुअली वो पेशेंट के फोटो स्टार्टिंग से निकाल के रखा था। बोले वो पेशेंट को हमने हमारे घर के जो जानवर का कोटा रहता ना उसमें रखे हुआ था। बोले वो पेशेंट को कि इतना उनकी स्किन सड़ गई थी, बोले पूरी, कोई उनको हाथ नहीं लगाता था, हम दूर से खाना देते थे बोले उनको। और आपने बोले उनको इतना अच्छा किया, तो उनके मौत पे इतने लोग थे, बोले कम से कम वो लोगों ने हाथ तो लगाया उनको, नहीं तो बोले कोई हाथ नहीं लगाता था बोले उनको। तो इसलिए बोले हम आपको थैंक्स देने के लिए आए कि आपकी वजह से हमारे पिताजी की इतनी अच्छी मौत हुई मुझे बहुत डर लग रहा था तो ये मतलब क्या बोलना है ना तो ऐसा भी होता है। फिर वो लास्ट में जो मैं स्टार्टिंग से उनके फोटो निकाला था, एक्चुअली वो आए थे फोटो मांगने के लिए कि भाई लास्ट के जब वो अच्छे हुए थे तो वो फोटो हमारे को दो, हमारे को फोटो लगाना है घर में। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके जाओ। लेकिन इतने खुश थे वो, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अपने को पता है, राइट? यस। तो वो पेशेंट का अभी भी, पण रिवॉर्ड्स मिळतात म्हणजे यस, वो दुख अभी भी मेरे माइंड में है उस पेशेंट का कि मेरी वजह से उसका ऐसा हुआ। यस, ओके। तो इंसान गलतियों से ही सीखता है, गलती होंगी तो ही सीखेंगे, गलती होती ही है और उसमें से ही सीखना पड़ता है, राइट? कितने सारे लोग, सर यस, सर वो कितने, यस, हेलो सर, वो पेशेंट की उम्र कितनी थी? नियर अबाउट 65 के ऊपर ही होगा। सर 65 के ऊपर अगर किसी को स्किन डिसीज हो गए तो अपने को वो क्योर करना नहीं है ना? उसको 20 इयर्स से वो था, मेरे पास आया था जब वो 65 था। ओके सर। हाँ, यस। और एटोपिक डर्मेटाइटिस मतलब पूरे स्किन पे होती है वो। इट इज लाइक एन ऑटो इम्यून डिजीज, पूरा बॉडी उससे सफर होता है। उसमें पूरा लुक चेंज हो जाता है पेशेंट का। ओके, सो आगे चलते हम। व्हाट इज होम्योपैथिक रिजल्ट? सर ने यहाँ एक केस दी है, अ केस ऑफ गर्ल विथ क्रॉनिक अस्थमा। क्रॉनिक अस्थमा की केस सर ने यहाँ बताई है, डिस्कस की है कि सप्रेशन कैसे होता है, सर से कैसे सप्रेशन हुआ, सर ने यहाँ वो केस डिस्कस किया है। तो मिस विजी एज 19 years had suffered from asthma since childhood. After having been treated homeopathically for a period of 6 months, she was happy. She had no attack of asthma for 1 year. A year later, she came back with a severe relapse. This acute asthmatic attack could not be controlled by her general physician and she had to be hospitalized. Nevertheless, the patient herself and her parents were happy with the homeopathic result, which had prevented her from getting regular asthmatic attacks. Yes, ऐसा हुआ तो रिलेटिव्स बहुत खुश हो जाते, एटलीस्ट उसे अटैक तो नहीं आ रहा। And intelligent homeopath is one who assesses his result by quality and not quantity. Absence of an attack for some time should be followed if
et al. By milder attacks. This is in keeping with a true homeopathic result. A homeopathic medicine cures a patient by decreasing his sensitivity of an allergen. In short, reducing the intensity and frequency of the attacks. Hence, homeopath strengthens the patient and weakens the disease. In this above mentioned case, there was an evidence of the strengthening of the disease. Yes. तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए मेडिसिन देने के बाद? जो अस्थमा है, अस्थमा दैट इज द एलर्जिक डिजीज. एलर्जी है मतलब पेशेंट के सेंसिटिविटी बढ़ी है, सेंसिटिव बिकम हाइपर सेंसिटिव. तो एक्चुअली मेडिसिन देने के बाद उसकी सेंसिटिविटी नॉर्मलाइज होनी चाहिए. और सेंसिटिविटी अगर नॉर्मलाइज हो जाती है इन एलर्जिक डिजीज, तो पेशेंट जिस चीज से भी सेंसिटिव है वो उसके कांटेक्ट में आए तो उसे उतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए जितना पहले होता था. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इम्यूनिटी. लेकिन अगर उसे अटैक आ रहा है तो वो कैसा होना चाहिए? ऑलवेज माइल्ड. ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल होना चाहिए. लेकिन अगर पेशेंट की सेंसिटिविटी पे कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? पेशेंट की डिजीज वहां पे इंक्रीज हुआ इम्यूनिटी में. तो मोस्टली अस्थमा हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुई, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, ये रिकरेंट अटैक्स होते हैं पेशेंट में, मोस्टली चाइल्डहुड चिल्ड्रंस में. और हम मेडिसिन देने के बाद अगर उसके अटैक्स कम हुए, पहले महीने में होता था, अभी 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक ही बार हो रहा है, बट उसके साथ साथ पेशेंट का वेट इंक्रीज हो रहा है. पहले पेशेंट इतना हाइपर सेंसिटिव होने के बाद भी, इतने रिकरेंटली इलनेस आने के बाद भी पेशेंट स्टडी में बहुत अच्छा था, फुल एक्टिव था. नाउ ही बिकम डल, ओबेज. व्हाट इज दिस? सेंसिटिविटी इट मीन्स सोरा, एलर्जी इट मीन्स सोरा. अब वहां पे जो अटैक्स आ रहे थे उसमें गैप हो गया है ना, पीरियड बढ़ गया, अभी रिकरेंटली नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी यहां चली गई. नाउ ही बिकम डल, ओबेज, इनएक्टिव. Lack of interest in study. This is called pure suppression, SORA to psychosis. और अगर राइट मेडिसिन है, पेशेंट क्योर हो रहा है, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो नॉर्मलाइज होनी चाहिए. और पेशेंट उस चीज के कांटेक्ट में भी आता है, एटमॉस्फेयर हो, कोई खाने की चीज हो, कुछ भी हो, तो उसे उस चीज से एग्रीवेशन या फिर इलनेस नहीं होना चाहिए. दैट इज द राइट रेमेडी. तो मोस्टली हम जो पॉलीमेडिसिन करते हैं वो मोस्टली इन डिजीज में प्रैक्टिस करते हैं, और पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस के बाद फिर उनका वेट बढ़ जाना, ओबेसिटी आना, आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाना, और थोड़े ही दिन में फिर they diagnose for hypertension, BP increase होना, diabetes, thyroid problems. Yes, this is called suppression. So ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ सर. So in this above mentioned cases, there was an evidence of the strengthening of disease. It goes without saying that one has to encounter
सेकंड से बोल दो। हाँ? सेकंड से नहीं बोल क्यों? कोई बोलो वो टीचर सभी कई डेलीगेट से कई कुछ जाओ ना कई रिक्वेस्ट है कि ये कर अपने दे आप विषय को इवन के दे म्यूट रखें। बस जब आपको बात करनी हो तभी आप अनम्यूट करके बात किया करो। So without saying that, one has to encounter symptoms and signs in the patient which shall indicate weakening of the patient as a whole. What do you mean by weakening of the patient? Weakening of a patient as a whole mathematically point out to generals and mentals deteriorating. General stamina deteriorating. Mental stamina, that means पहले वो इतना बच्चा इतना एक्टिव था, स्टडीज था, now he become dull, lack of interest in study. तो ये है मेंटल और फिजिकल weakening the patient. तो जो ये पेशेंट्स होते हैं चाइल्डहुड के, मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी और सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के पेशेंट्स, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर डिजीज के पेशेंट्स, इनमें बार बार यही देखना कि स्टेमिना कैसा है, इंटरेस्ट इन स्टडी कैसा है। अगर वो कहीं डल होते गया तो समझ लेना सप्रेशन हो रहा है। सर रिकरेंसी ट्यूबरकुलर मायसम का भी पकड़ने का मतलब when we can think this tubercular मेरे हिसाब से ट्यूबरकुलर मायाजम है ही नहीं, ट्यूबरकुलर डायथेसिस है। okay yes, so if a patient says during follow-up that he is much better and his chief complaint is almost cured, one should ask him a leading question as to how is his stamina. And desire to work. If he says he is feeling weak and has no desire to work or do anything, then even if his chief complaint, be it pain, fever or loose motions, etc., is much better, we can be sure that there has to be either of the generals, that is desire for food has listen and is sleep nowadays is disturbed, or if both are not disturbed, be sure that the stools which were normal before are not proper and he is constipated. Even mentally he might be feeling disturbed or depressed. Such is the mathematical relation between the generals and mentals. इसीलिए सर ने कहा है कि जो after medicine, when we prescribe the medicine, in first follow, we should observe the general parameters. That is sleep, stamina, appetite, thirst, and stool, urine. अगर sleep improved है, appetite improved है, general stamina patient का improved है, stool become normal, urine normal, sleep normal, then sure shot it is a right remedy. But इसमें से कुछ भी डिस्टर्ब है, एक पैरामीटर भी डिस्टर्ब है, क्योंकि मेरे केस में सब ओके था, ओनली एपेटाइट नहीं इंप्रूव हो रही थी, उसकी स्लीप इंप्रूव हो गई थी, स्टेमिना ओके था, लेकिन एपेटाइट ही नहीं थी, कुछ भी नहीं, जीरो, टोटल लॉस, दैट इज द सप्रेशन। तो जनरल पैरामीटर जितने भी 5 पैरामीटर्स है वो इंप्रूव होने ही चाहिए, उसमें से एक में भी गड़बड़ है तो समझ लेना कि कहीं तभी मेडिसिन में गड़बड़ हो रही है, राइट। तो ऐसे केसेस में ज्यादा वेट एंड वॉच नहीं करना,
रीएनालाइज करना केस को और वापस मेडिसिन देना। यू आर नियर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्योंकि आपने जो मेडिसिन दिया वो पार्शियल है, लेकिन हो सकता है उसकी रिलेशनशिप में आपके उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। So further interrogations revealed the following fact: the girl who used to study on her own and secure high percentage of marks had become dull. In the last year or so, her interest in studies had waned. She would feel bored to study and would feel sleepy in her class. Her performance in maths had gone down. Alarmingly, her eyesight had deteriorated over the last year. Her mother complained that this was due to her not feeling hungry at all nowadays. पेशेंट के रिलेटिव्स कुछ भी बताए, पेशेंट कुछ भी बताए, लेकिन आपको आपके नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करना है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पेशेंट के मम्मी ने बोला कि नहीं वो खाती नहीं इसलिए उसकी आईसाइट शायद वीक होते जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। दिस इज द श्योर शॉट साइन ऑफ सप्रेशन। So she was also alarmed by sudden and profuse loss of hair over the last few months. This is a good or bad? In the above mentioned case, the patient was cured of her chronic discomforting disease, but at what cost? At the cost of making her old and setting in premature old age of 16 years. Yes. With falling of hairs, weakening of eyesight, loss of stamina for work and studies, and even loss of interest in studies which she loved before. This is called suppression. We have to remember that our science of homeopathy is a holistic science, wherein we treat the man in disease and not the disease in man. It is obvious from the above fact that the disease has disappeared, but the man's health has not improved, but has gone to dogs. How many of us are aware of the fact that day in and day out, what we claim as cured may not be cured and may be dangerous suppressions. तो सप्रेशन देखने के लिए भी आपको नॉलेज होना जरूरी है कि ये सप्रेशन था, है ना। बहुत से डॉक्टर को पता ही नहीं होता है कि सप्रेशन क्या है। बहुत से तो कुछ तो ऐसे है कि बिलीव ही नहीं करते कि सप्रेशन होता है करके, सप्रेशन है ये भी बिलीव नहीं करते, लेकिन सप्रेशन होता है। और जितना एलोपैथी से होता है उससे मोर डेंजरस सप्रेशन होम्योपैथी से होता है। यस वृषाली। सर एक पेशेंट है उसको स्किन डिसीज है, उसको मेडिसिन दिया था तो उसके सब जनरल पैरामीटर्स अच्छे हैं, लेकिन ऑफेंसिव स्वेट था वो और मोर ऑफेंसिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है? कभी कभी ऐसे बोलते कि ऐसे कि टॉक्सिन्स आउट हो रहे हैं, तो ऐसे रहता है सर। पहले ऑफेंसिव था लेकिन अभी उससे भी ज्यादा ऑफेंसिव हो गया, दैट मीन्स बॉडी में और टॉक्सिन्स बढ़ गए। अच्छा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर पोल्यूशन और बढ़ते जा रहा है। पेशेंट इन बैड साइन। यस। तो सर कितना भी ऑफेंसिव रहे तो ऑफेंसिवनेस कम ही होना चाहिए, कम होना चाहिए। यस। अच्छा ओके सर। और एक पूछना था, अगर हम राइट मेडिसिन देते हैं तो अगर नॉन डिलीजेंट बच्चा है उसको बिल्कुल स्टडी में इंटरेस्ट नहीं, तो वो बढ़ना चाहिए? उसका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, लैक ऑफ स्टेमिना नहीं बढ़ना चाहिए।
नहीं मैंने पूछा कि अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में, बिल्कुल नॉन डिलीजेंट बच्चा, अगर हमारी मेडिसिन राइट है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ना इंटरेस्ट चाहिए बढ़ना study चाहिए, हाँ में। स्टडी का, हाँ स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। बट अच्छा ओके ओके बेसिकली नॉन डिलीजेंट चाइल्ड है तो वो डिलीजेंट नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट वो उतनी पढ़ाई करेगा जितनी नेसेसरी। अच्छा ओके सर, यानी अवॉइड करता था बच्चे तो उसने करना चाहिए। हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें यही पढ़ा कि आवर मेडिसिन्स, the work of our medicine is to normalize the condition of patient, है ना। पेशेंट अगर एकदम नॉन डिलीजेंट है तो उसको नॉर्मलाइज कर देगा, मतलब वो नॉन डिलीजेंट भी नहीं रहेगा, डिलीजेंट भी नहीं, लेकिन जितना जरूरी है उतना जरूर करेगा। यस सर, मींस खुद से नहीं बैठेगा, लेकिन अगर पेरेंट्स ने बोला बैठो पढ़ो तो पढ़ेगा। जैसे कि और स्लीपीनेस, स्लीप ओवर पावरिंग, और स्लीपी एंड स्लीपलेसनेस, तो और स्लीपीनेस चले जाएगा, पेशेंट को नॉर्मल स्लीप हो जाएगी, लेकिन जो टोटली स्लीपलेस है उसके स्लीपलेसनेस जाएगा, वो नॉर्मल स्लीप होगी। और मेडिसिन ऑलवेज नॉर्मलाइज द पेशेंट, and normal things are the healthy things. Yes sir, okay, thank you sir. Yeah, thank you. एक्सक्यूज मी सर। Yes, एक्सक्यूज सर। yes. सर एक पेशेंट है और उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, उनको सभी इसमें इम्प्रूवमेंट है, स्टैमिना में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन एपेटाइट उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है उसको, नहीं क्या एपेटाइट तो, लेकिन उससे पहले वो एपेटाइट इम्प्रूवमेंट के लिए वो दवाई वगैरह लेता था, तो उसमें अपन क्या सोचेंगे सर? पहले अभी वो दवाई वगैरह सब टोटली बंद कर दिया, उसमें फिर बाकी थोड़ा सब स्टैमिना वगैरह थोड़ा सा इम्प्रूव है, स्लीप भी इम्प्रूव है, लेकिन एपेटाइट वो फिर से बोल रहा था एपेटाइट उतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं है, लेस हो गई एपेटाइट। थोड़ा ऑब्जर्व करो वेट लॉस हो रहा है क्या, और अगर बाकी सिम्टम्स नहीं है कोई, जैसे कि जो लेयर का डिजीज वो लेके आया था, अभी वो लेयर का नहीं, नीचे के लेयर के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इट इज ओके। बट अगर वो स्टैंड स्टिल उसी लेयर में है, दैट मीन्स वहां पे साइकोसिस सेटल हो रहा है, और साइकोसिस कब उसे सिफिलिटिक में पुश करेगा बोल नहीं सकते। तो उसके एपेटाइट पे भी ध्यान रखिए, ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रखिए, और कुछ अपर लेयर के सिम्टम्स आते क्या, मोर इम्पोर्टेंट लेयर के सिम्टम्स आते क्या, वो देखिए। राइट, या फिर अगर बहुत ही कंफ्यूजन है तो केस रीएनालाइज कर लीजिए। ओके सर, हाउ टू टैकल एलोपैथिक सप्रेशन और अपना होम्योपैथी का सप्रेशन? Because most of the patient doctors prefers to use Naxomica when they come from allopathy medications. एलोपैथिक सप्रेशन निकालना बहुत इजी है, होम्योपैथिक सप्रेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर हाउ वी टैकल द फिर होम्योपैथी सप्रेशन के लिए भी बहुत टाइम जाता है, and the patient does revert from that suppression. बहुत इजी बात है ये कि देखो, एलोपैथिक सप्रेशन लेके कोई पेशेंट आता है तो अपन पूरी केस लेते हैं और उसकी मेडिसिन निकालते हैं, मेडिसिन देते हैं। उसमें तो बहुत सारे रूब्रिक्स यही आ जाएंगे कि ड्यू टू एब्यूजमेंट ऑफ मेडिसामेंट और मेडिसिन, है ना, वो रूब्रिक डालो, या फिर एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीबायोटिक्स वगैरह इस टाइप के रूब्रिक्स डालो, तो आपको प्रॉपर मेडिसिन मिल जाएंगी। कुछ मेंटल्स ऐड करो, कुछ जनरल्स ऐड करो। लेकिन जो होम्योपैथिक सप्रेशन है उसमें तो ऑलरेडी आपने 2-3 बार मेडिसिन दे चुकी है, हो सकता है आपने हिस्ट्री भी ले ली है ना, तो अभी आप समझ सकते हैं कि कौन सी केस ज्यादा हार्ड है और कौन सी केस इजी है। बराबर, तो 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि रॉन्ग कहाँ पे हो रहा है।
है ना। तो ऐसे ऐसे केसेस में मोस्टली आप किसी का, आपके जो भी सीनियर्स है उनका ओपिनियन लीजिए, राइट होम्योपैथिक डॉक्टर का ओनली। तो कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हम वो पेशेंट को एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, तो बहुत सी चीजों पे हमारा ध्यान नहीं होता है। सिंपल कुछ बातें पेशेंट की होती है, लेकिन हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम उसको उस बातों का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम गलती करते रहते हैं। तो ऐसे होकर एक अगर उसमें अदर ओपिनियन लेते हैं अच्छे होम्योपैथ का, तो आपको वो बात क्लियर हो जाएंगी वहां पे कि रॉन्ग कहाँ पे हो रहा है। यस। तो मेंटोर और गुरु इसीलिए होते हैं, जहां हम अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो वहां पूछना, बोले तो इसे आप ये मत समझिए कि भाई मैं कैसे पूछूं, है ना, फिर मेरा कुछ रहेगा नहीं, ऐसा नहीं। नॉलेज होता है, नॉलेज लेना ऑलवेज राइट है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसका नुकसान हो सकता है पेशेंट का, पेशेंट हमारे से उसके लाइफ के लिए कुछ डेंजर हो सकता है, तो उससे अच्छा है कि आप सीनियर डॉक्टर्स का कोई ओपिनियन लीजिए। सर सर मेडिसिन देने के बाद अगर सिप्लिटिक ड्रीम्स आ रहे और वो बाकी कंप्लेंट्स और जनरली इम्प्रूव हो रहे, लेकिन उसे सिप्लिटिक ड्रीम्स आ रहे, तो फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन जा रहा है कि? यस, रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, थैंक यू। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जनरल्स उसके इम्प्रूव है, ओके। अब जनरल्स में आप क्या क्या देख रहे हैं, उसका एपेटाइट इंप्रूव हो गया, उसका यूरिन स्टूल इंप्रूव हो गया, उसका स्टेमिना इंप्रूव हो गया, लेकिन उसका स्लीप इंप्रूव नहीं है, उसको ड्रीम आ रहा है। इसका मतलब क्या, जनरल पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं है। वो जनरल 5 पैरामीटर में से एक पैरामीटर भी उसका डिस्टर्ब है, तो जनरल पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं है। और उसको ड्रीम्स आ रहे, दैट मींस स्लीप इज नॉट इंप्रूव, राइट। और ड्रीम्स आ रहे और वो भी सिपिलिटिक आ रहे, दैट मींस द मेडिसिन इज रॉन्ग। ओके, थैंक यू सर। और वो भी कहां हो रहा है, ड्रीम्स, दैट मींस द सबकॉन्शियस लेवल। अगर उसके सबकॉन्शियस लेवल में, सबकॉन्शियस माइंड में उसके अगर सिपिलिटिक स्टार्ट हो गया, तो बॉडी में कभी भी एंटर कर सकता है। इसीलिए ऐसे इसमें केस एनालाइज करके, री एनालाइज करके वापस मेडिसिन निकाल के आपको देनी चाहिए। यस, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, एक पीसीओडी केस मध्ये क्रोनिक कॉन्स्टिट्युशनल मेडिसिन दिलं जवळपास 15-20 दिवसापूर्वी, त्याच्यानंतर अकूट एपिसोड हिंदी सर, पण एक क्रोनिक पीसीओडी की केस थी, उसमें 15-20 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिए थे, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था उनके इस महीने क्या, लेकिन एक्यूट्स आ गया अभी इसमें, उसको डल हॉट तस्ती, उसके लिए फिर मैंने, और नौशिया था, उसके लिए फिर मैंने ब्रायोनिया, तो उसमें ब्रायोनिया से इम्प्रूव हो गई, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डोज पहले नैट्रम सल्फ दिया था मैंने। तो अभी वो फिर नैट्रम सल्फ रिपीट करना है क्या, नहीं करना है सर इसमें? देखो फिर बाद में फर्स्ट थिंग उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एकदम से कभी भी क्रॉनिक केस है तो एक्यूट कंडीशन में एकदम से मेडिसिन चेंज नहीं करनी चाहिए। नैट्रम सल्फ दिया था आपने, पेशेंट हॉट ही था, जब तक एक्यूट में पेशेंट के थर्मल्स चेंज नहीं हो जाते तब तक उसकी मेडिसिन चेंज नहीं करना। एक्चुअली ब्रायोनिया इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नैट्रम्स, लेकिन फिर भी एक्यूट कंप्लेंट्स आए, अगर पेशेंट का स्टेमिना कंप्लीटली लॉस हो गया, एपेटाइट लॉस हो गई, जनरल पैरामीटर्स टोटली डिस्टर्ब हो गए, तब आप सोच सकते हैं अदर मेडिसिन की। बट उसमें भी पहले ये देखना कि थर्मल्स चेंज हुए क्या। अगर पेशेंट हॉट था अभी चिली हो गया, देन यू कैन सिलेक्ट द एक्यूट रेमेडी, बट ऑल थिंग्स आर ओके, then wait and watch.
नहीं, स्टैमिना लो हुआ था सर, और नौशिया भी हो रही थी, हेडेक सीवियर था, इसलिए मैंने दिया ब्रायोनिया। तो wait, give the SL and wait and watch for 3 to 4 days. हाँ, फिर बाद में अपने को फिर से नाट्रम सल्फ देने तो की जरूरत पड़ेगी क्या सर? अभी जब आपने ब्रायोनिया दिया तो अभी क्या हुआ, एक्यूट रेमेडी की वजह से उसका जो क्रॉनिक ट्रीटमेंट था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वहां पे उसका जो बॉडी का कॉम्पेंसेशन था वो डिस्टर्ब हो गया, तो वो कॉम्पेंसेशन उसका कंप्लीटली रूटीन लाइन पे आने तक आपको वेट करना है। अगर कुछ दिन वेट करने के बाद उसकी क्रॉनिक डिजीज की इंप्रूवमेंट वापस स्टार्ट हो जाती है तो नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। जब उसे ऐसा लगेगा कि मुझे अभी तक बहुत अच्छा लग रहा था, अभी इस महीने में नहीं लग रहा है, देन यू कैन रिपीट द डोज। ओके सर, थैंक यू। दैट क्रॉनिक रेमेडी, यस। ओके सर, थैंक यू। यस। और सर अनवांटेड सेम डोज रिपीट करने से भी सप्रेशन होता है क्या? जैसे होता है मतलब ना, अनवांटेड रिपीटिशन, जरूरत नहीं है। यस, अनवांटेड रिपीटिशन से भी सप्रेशन होता है। Unwanted repetition can also cause the suppressions. हेलो। Yes. Yes, बोलिए। सर कैसे ट्रीटमेंट किया जाए? हेलो। हाँ, बोलिए। सर कैसे ट्रीटमेंट किया जाए? इतना कॉम्प्लिकेटेड पैथी है, इतना सारा सिस्टम है, किसी तरह से दवाई का सिलेक्शन है, फिर मेहनत करने के बाद भी अनवांटेड डोज देने से भी सप्रेशन है, इतना नॉलेज होने के बाद भी आप लोगों से और प्रफुल्ल सर का जो एक्सपीरियंस है, बताइए हम लोग कैसे करेंगे प्रैक्टिस? हम लोगों के लिए तो बहुत टेंशन हो रहा है। और विचार यही है कि देखो कल ही हमने सीखा है कि होम्योपैथी को लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशंस हमें ही है। होम्योपैथी इज अ कंप्लीट साइंस, वी आर अनकम्प्लीट इन आवर नॉलेज। तो कैसा है, होम्योपैथी इतनी ब्रॉड है, इतनी डीप है, इतनी जैसे समुंदर जैसी है, उसमें जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो इतना बिग वास्ट साइंस जो कोई उसे कंप्लीटली समझ नहीं पाएगा लास्ट तक, और इसीलिए हमें लास्ट तक हमारे लाइफ के एंड तक उसे पढ़ते रहना है, उसे अपग्रेड करते रहना है। और गलतियां होती ही रहेंगी, गलतियां होंगी ही, बड़े बड़े सीनियर्स से भी गलतियां होती है, हमारे सर से भी गलतियां होती थी। तो ऐसा नहीं है कि 100% कंप्लीट कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उसमें भी हमें ये सोचना है कि भाई कम से कम गलती ना हो, इसलिए हमें वर्क करना है कि हम हमारे गलतियों को कैसे ओवरकम करें। जी। तो उसके लिए हमें सबसे बड़ी समस्या जी, ये तो सही सजेशन है सर, लेकिन जो समाज है ना, सबसे बड़ी बात है कितना मेहनत करके लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं, सबका उद्देश्य यही है कि हम अच्छा प्रैक्टिस करें, लेकिन जो सोसाइटी है ना, उसको मतलब नहीं होता यार सिंगल दे रहे हो, क्वाली दे रहे हो, मदर दे रहे हो, टीचर दे रहे हो। पेशेंट जो है ना, जनरली 80% क्या 90% 95% वो सोचता है यार होम्योपैथिक दवाई खाए रिलीफ हुआ या नहीं रिलीफ हुआ। उसको ये नहीं मतलब होता है कि आप सिंगल दे रहे हो, सिंगल डोज दे रहे हो, उसके सिस्टम से समझ के दे रहे हो, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देख के दे रहे हो, उसका वो रिस्पांस नहीं देता है। इसका बड़ा तकलीफ होता है। मतलब आप इतना मेहनत कर रहे हो, वो उसका वैल्यू नहीं देता है। आराम तुरंत नहीं हुआ तो बगल वाले के यहाँ जाएगा, उसके यहाँ जाएगा। और हम लोग देखते हैं जनरली जितने लड़के एकदम भ्रष्ट हैं पेपर देने में, पढ़ने में, सबसे अच्छा पॉलीक्लिनिक उन्हीं चलता है, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट इनकम उन्हीं का है। अभी एक लड़का है, बनारस में बोल रहा हूँ, लगभग 1 लाख के ऊपर का पर डे का इनकम है, पॉली करता है। और मेरे से 3-4 साल जूनियर है, पढ़ा भी नहीं, बाद में वो साउथ से कहाँ से डिग्री ले लिया। हम लोग साथ जो लड़का पढ़ता था, हम लोग कॉपी दिखा के पास कराए, सबसे ज्यादा उसका 15,000 20,000
10,000 पर डे का इनकम है और उसको दवाई का नाम सही नहीं लिखने आता है, लेकिन ऐसा ऐसा केस सॉल्व करेगा, देख के दिमाग गड़बड़ हो जाएगा यार। मतलब विटलिगो का केस गारंटेड दवाई देता है और तमाम चीजें का केस जो है इतना अच्छा रिस्पांस, उसका प्रिस्क्रिप्शन अगर भेजेंगे आपको, मेरे में है व्हाट्सएप में, दोस्त ने भेजा, देखते हैं 20 दवाई 22 दवाई। तो हम सिंगल लेके मतलब हम भी सप्रेस कर दे रहे हैं, हम भी डबल डोज देके अनवांटेड डोज देके भी पेशेंट के साथ गलती कर सकते हैं। तो बताइए मतलब इतना टफ है बेचारा पेशेंट, डॉक्टर कितना संघर्ष करे। एक तो पेशेंट उसका प्रेफरेंस नहीं देता है और एक तो आपसे थोड़ा सा एक की जगह 2 डोज हुआ तो भी सप्रेशन कर सकता है। तो इस आज के माहौल के हिसाब से आपको इतना अच्छा ढालना और पेशेंट जनता आपको ये सही समझे, इसके लिए कितना मेहनत, मतलब कितना लोग प्रयास करें, कितना मेहनत करें। दुख इस बात का है कि पेशेंट नहीं समझते हैं, वो वैल्यू नहीं समझते कि बेचारा डॉक्टर इतना मेहनत कर रहा है। वो बोलेंगे डॉक्टर इतना समय ले रहे हो यार, मेरे को जल्दी है, घर पे खाना बनाना है, रिलेटिव आ रहे हैं, ये आ रहे हो रहे, उसको पता नहीं कि डॉक्टर बेचारा क्या कर रहा है उसके लिए। आपकी बात तो समझ में इसलिए आ ना गई। मेरे को कभी कभी गुस्सा आता है, दिमाग में आता है यार पाली ही देंगे। ऑर्डर दिए 3 दवाई का, लेकिन अभी तक, लेकिन मैंने देखेंगे मेरे क्लिनिक में मैं 2-2.5 लाख का रुपया कम से कम मैंने पेटेंट मंगा के रखा हूँ और एक्सपायर हो गए। 80% एक्सपायर है, 20% आज तक नहीं दिया हूँ। केवल देख के कि नहीं लाएंगे यार रखेंगे, पेशेंट देखेंगे सोचेंगे यार डब्बे का भी दवाई देता है, पेशेंट उसी से खुश होते हैं। मेरे सामने एक पेशेंट डॉक्टर है, देखता हूँ लाइन लगा रहता है, मैं अपने दोस्त का बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आता है उसको, दवाई का सर्पिला लिख रहा है उसको आ नहीं रहा है, पैरालिसिस में SS लिख रहा है, लास्ट में ES लिख रहा है, मतलब हम लोग तो उसको पास भी कराए जान रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? आपकी बात समझ में आई मेरे, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि हम दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर क्या कर रहे हैं, किसको कितना नॉलेज है, ये हम देखने के बजाय अगर हम हमारा खुद का नॉलेज देखें कि हमारे पास कितना नॉलेज है, हम क्या कर रहे हैं, हम किस टाइप से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, हमारा करने का तरीका कैसा है, हमारा सोचने का तरीका कैसा है, इस पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें ना तो हम दूसरों को कभी नहीं देखेंगे, ये खुद को कभी ब्लेम नहीं करेंगे कि मेरे पास पेशेंट नहीं आ रहे, मेरे से रिजल्ट नहीं मिल रहे, और ये भी कभी ब्लेम नहीं करेंगे या फिर बात नहीं करेंगे इस पे कि उसके पास कैसे जाते, मेरे पास क्यों नहीं आते, उसको वो इतना कैसे कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। तो इसकी एक सिंपल टेक्निक है, मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि देखो कल के केस आपने देखी है, ऐसी केस अगर आपके पास आती है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा ये बताइए? अरे तो डर ही आएगा सर, यस, खतरनाक केस है अगर कुछ बोलो। यस, और यही डर हमें हमेशा पीछे खींचता है, क्योंकि हम पहले ही निगेटिव होते हैं हमारे माइंड में, तो पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। जब भी कोई सीरियस पेशेंट आता है तो हमारे मन में सबसे पहले सवाल ये आता है, या फिर कोई केस हमारे से जल्दी ट्रीट नहीं हो रही है, टाइम लग रहा है, पेशेंट हमारे को लग रहा है कि पेशेंट सीरियस होते जा रहा है तो ऐसे वक्त बहुत से डॉक्टर के माइंड में पहला सवाल ये आता है कि इसको रेफर कर दो, है ना, रिस्क कौन लेगा। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, आप पट से उसको रेफर कर देते हैं, पहले ये सोच लेते हैं कि उसको ट्रीट करने के पहले, केस टेकिंग करने के पहले ही आपके माइंड में ये सवाल आता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं इसको ट्रीट कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, कुछ हो गया तो कैसे होगा, ये ट्रीट नहीं हुआ तो कैसे होगा, इसको अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। सब स्टार्टिंग करने के पहले ही आपके माइंड में पूरे नेगेटिव थॉट्स है, आप पहले ही वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। मेरे से नहीं होगा तो कैसे होगा फिर आपसे? आपने अट्रैक्ट किया, आपने ये सोचा क्या कि नहीं 100% मैं इसको क्योर करूंगा, नहीं सोचा सॉरी, आपने पहले ये सोचा, ये डिमांड किया, ये होम्योपैथी से डिमांड किया, नेचर से डिमांड किया, यूनिवर्स से डिमांड किया कि ये मेरे से नहीं होगा। आपने जो डिमांड किया वो आपको मिलेगा। आप हमेशा ये देख रहे हैं कि उसकी प्रैक्टिस चल रही, मेरी नहीं चल रही, उसके पास इतने पैसे, वो उसके पास इतने पेशेंट आ रहे हैं, वो इतना कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा।
आपने आपके लिए ये सोचा कि मैं नहीं कमा रहा, तो फिर आप कैसे कमाएंगे? आपने आपके लिए ये सोचा कि मेरे पास पेशेंट नहीं आ रहे, तो आपके पास पेशेंट कहां से आएंगे? आप जो डिमांड कर रहे हैं वही आपको मिलेगा और यूनिवर्स वही आपको देगा। देखो, यूनिवर्स होम्योपैथी हैनेमन आपको देने के लिए बैठा है। ये यूनिवर्स के पास इतना सारा है, वो हर किसी को देता है, भर भर के देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी लायकी देखते हैं कि हमारी इतनी लायकी नहीं है। आप अपनी लायकी मत देखो, आप उसकी लायकी देखो कि उसकी कितनी लायकी है। वहां पे जो चीज मांगेंगे वो चीज मिलेंगी। आपने अगर वहां पे डिमांड किया, होम्योपैथी से डिमांड किया कि मुझे रिजल्ट में आनी चाहिए, मेरे हर पेशेंट को रिजल्ट आनी चाहिए और मैं ये केस में रिजल्ट दूंगा, ये तो 100% वहां रिजल्ट आएगा। इसीलिए पहले, सबसे पहले खुद को पॉजिटिव बनाओ, खुद पॉजिटिव बनो। जब आप खुद पॉजिटिव बनेंगे, खुद के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू में, आपके क्लिनिक में, आपके पेशेंट के साथ आप जो भी मेडिसिन देंगे, एक आधी बार आपने रॉन्ग भी मेडिसिन दिए ना तो वो लग जाती है, लेकिन तब जब आप पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग पॉजिटिव थॉट से ही करनी है, नेगेटिव थॉट से नहीं, क्योंकि ये रूल है यूनिवर्स का, ये आप हमेशा ध्यान में रखो। पहले आप तो होम्योपैथी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि होम्योपैथी जैसी भी है, जो भी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि आज वो हमें ब्रेड एंड बटर दे रही है, कितने अच्छे रिजल्ट दे रही है। हमारे से जो रिजल्ट आ रहे हैं और हमारे सीनियर्स, हमारे जो मेंटोर है, उनसे कितने रिजल्ट आ रहे हैं, वो कितने अच्छे अच्छे क्रिटिकल केसेस में रिजल्ट दे रहे हैं। रिजल्ट है इसलिए दे रहे हैं ना, होम्योपैथी ग्रेट है इसलिए वो रिजल्ट आ रहे हैं ना। तो पहले ये सोचो, हमारे से नहीं हो रहा है तो ये मत सोचो कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, फिर मैं कुछ काम कर नहीं सकता। हम पेशेंट को दोष दे रहे हैं कि पेशेंट उसके पास जाते, हमारे पास नहीं आते। उसके पास इसलिए जा रहे हैं पेशेंट की वो पॉजिटिव कितना है देखो, उसको नॉलेज नहीं है फिर भी ट्रीट कर रहा, मतलब वो पॉजिटिव है। वो मन से ये सोचता है, वो उसके माइंड में यह है कि कोई भी आने तो मैं उसको अच्छा करूंगा, मैं उसको रिजल्ट दूंगा। इसीलिए पेशेंट वहां जा रहे हैं, इसलिए लोग वहां पे भीड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव और हर केस को पॉजिटिवली देखता है। हमारे पास नॉलेज है, सब है, लेकिन हम हर केस को निगेटिवली देख रहे हैं कि नहीं ये होंगी कि नहीं, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो पहले ही हम अगर ना का जब चालू कर देते तो ना ही मिलने वाला है हमारे को, हाँ कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए बी पॉजिटिव एंड बी ग्रेटफुल टू होम्योपैथी। आप जितना ग्रेटफुल होंगे होम्योपैथी के लिए, उतने रिजल्ट आपको आएंगे और इतने पॉजिटिव आपको होना पड़ेगा। यस, थैंक यू सर। तो और किसी को कुछ पूछना है? सर 15 साल के एज में लड़के और लड़कियों के हेयर व्हाइट हो जाते हैं। Yes. उसमें क्या रहता है? देखो, कहीं तभी पेरेंट्स से सिफिलिटिक ट्रेंड वहां पे आया है। व्हाइट हेयर इट इज सिफिलिटिक। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर पेरेंट्स में जो माइजम डोमिनेंट होगा वो बच्चों में स्टार्ट हो जाएगा। यस, और उस समय अपने को क्या करना पड़ेगा? मदर हिस्ट्री लेना पड़ेगा? अगर वो सिंस बर्थ है तो मदर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, और अगर बाद में हुआ है, मतलब बच्चा 10 साल का 12 साल का हुआ तब उसके हेयर व्हाइट होना शुरू हो गए, तो आप सिंस चाइल्डहुड उसकी हिस्ट्री लो कि ये सिफिलिटिक यहाँ स्टिमुलेट क्यों हुआ है, एक्टिव क्यों हो गया, राइट? हाँ। यस। So okay, should I stop here? और कल हम लेंगे चैप्टर 2।
ओके वृशाली, आपको कुछ पूछना है? यस सर। सर एक क्वेश्चन आया था कि सिफिलिटिक मेडिसिन देने के बाद सिफिलिटिक ड्रीम्स आनी नहीं चाहिए, तो ऐसा है कि अगर मेडिसिन देने के पहले आते थे तो उसके बाद मेडिसिन जो हम बोलते हैं मेंटल एग्रावेशन, तभी वो टाइम पे अगर आए मेडिसिन, यानी मेडिसिन देने के बाद कितने दिनों में स्टॉप होनी चाहिए सिफिलिटिक ड्रीम्स? मेडिसिन देने के बाद तुरंत बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए? नहीं, सिफिलिटिक ड्रीम्स जाके उसको साइकोटिक ड्रीम्स आने चाहिए, साइकोटिक ड्रीम जाके सोरिक ड्रीम्स आने चाहिए। यस। और मेडिसिन देने के बाद पहले उसे ड्रीम्स नहीं थे और अभी ड्रीम्स आ रहे, वो भी सिफिलिटिक आ रहे, दैट मींस सप्रेशन, मेडिसिन इज रॉन्ग। यस सर। लेकिन अगर बहुत सिफिलिटिक ड्रीम्स आ रहे हैं, अगर हमने मेडिसिन दिया, समझो आज भी दिया और दूसरे दिन आ रहे, तो फिर वो स्टॉप ही होने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए, या फिर धीरे धीरे कम होते हैं? धीरे धीरे भी कम हो सकते हैं, और अगर पेशेंट की स्पीड फास्ट है, डिजीज फास्ट है, मेडिसिन फास्ट है, तो फास्ट स्टॉप हो जाएंगे, डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ पेशेंट। अच्छा, अगर स्लो एक्टिंग मेडिसिन है, इसके बाद स्लो मेडिसिन देने के बाद हाँ 1-2 बार आए तो ऑब्जर्व करना है? यस। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम वापस मिलेंगे 4 बजे सेकंड चैप्टर लेके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir.